टॉपिक को लेकर आई हूँ, इसका नाम है स्टॉक। तो फ्रेंड्स, अभी जो अकाउंटिंग टर्म चल रहा है, हमारा जो सेशन चल रहा है, जो ये पिछले कुछ वीडियोस में कंटिन्यू से बना रही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। छोटे टर्म्स है बट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा टर्म्स सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगे। जब आप पढ़ोगे तो जब तक उसके बारे में वो चीज आपको नहीं पता हो, तो आप कैसे उसे क्या करोगे, उसके साथ कैसे डील करोगे। सपोज दैट आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है। उस गेस्ट को आप जानते नहीं हो, आपने उसे पहली बार देखा है, तो क्या आप फ्रीक्वेंटली उससे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जब आपके पेरेंट्स, आपके जो गार्जियन है, वो उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आप उनसे घुलोगे मिलोगे, बातें जब करना शुरू करोगे, फिर जाकर आप उनके साथ फ्रेंडली हो पाओगे, फिर सही तरीके से ट्रीट कर पाओगे। करेक्ट। सेम थिंग आपके अकाउंट में भी अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म्स है जिसके साथ जब तब तक आप फ्रेंडली नहीं हो सकते, जिसके साथ तब तक आप फ्रीक्वेंटली बिहेव नहीं कर सकते, जब तक कि आप उसके बारे में जान नहीं पाओ लोगे। क्लियर? तो दैट्स वाई हमारे ये सेशन है इंट्रोडक्शन वाला चल रहा है ना। हम फ्रेंडशिप करने की कोशिश करें इन सारे टर्म्स के साथ, ताकि हमारी जो ट्यूनिंग है अच्छे से चले और हमारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो, जो मैं टर्म लिखी हूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्टॉक और इन्वेंट्री। ये स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज द स्टॉक? देखो, आप सबको पता है कि अकाउंट में जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर करते हैं। दैट मीन्स क्या, अकाउंट में एक फाइनेंशियल पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। जैसा कि कैलेंडर ईयर कब से शुरू होता है? 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। बट जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, वो कब शुरू होता है हमारा? वो हमारे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, और इसी पीरियड के दौरान हम सारी चीजों को, सारे ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और इस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हम ये देखते हैं कि हम बिजनेस में कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, बिजनेस में कितनी सेलिंग हुई, परचेजिंग हुई, लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, एक्सपेंस कितने हुए, इनकम कितने हुए, सारी चीजें हम इस अकाउंटिंग पीरियड का ही कैलकुलेट करते हैं। समझ रहे हो? तो अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम उसके एक दिन पहले वाली चीज को ले लें, या फिर 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो फिर ऐसे बिल्कुल नहीं कहना है कि उसके अगले आने वाले 2 दिन को हम काउंट कर ले, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी टेरिटरी में ही रहनी है। समझ रहे हो? दूसरे के क्षेत्र में हमें नहीं घुसना है, अदरवाइज पंगे हो जाएंगे, है ना। अदरवाइज क्या हो जाएंगी, चीजें सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस है, वो एक्चुअल तरीके से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टॉक। और इधर स्टॉक जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, इस लेखांकन अवधि में, इस लेखांकन वर्ष में जो भी गुड्स होते हैं, जो भी माल होता है, गुड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द गुड्स? गुड्स ऐसे वस्तु को, ऐसे चीजों को कहते हैं जिसे बिजनेस में रीसेल करने के लिए खरीदा गया है। इट इज कॉल्ड गुड्स। अगर रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा गया है तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा, जो भी कहलाएगा, लेकिन वो गुड्स नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? और गुड्स क्या कहलाएगा? रीसेल के पर्पज से अगर खरीदा गया, इट इज कॉल्ड गुड्स। तो कह रहा है कि ऐसा माल जिसे खरीदा गया है बेचने के पर्पज से, बट हमारा अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक वो बिका ही नहीं, वो बिना बिका रह गया, अनसोल्ड रह गया। क्या रह गया? वो अनसोल्ड। तो ऐसे गुड्स को, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। व्हाट इज दैट? स्टॉक। अब स्टॉक में यहाँ 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एंड सेकंड होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज इट? क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग का क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, मैं ईयर डाल देती हूँ यहाँ पे। सपोज दैट ये आपका जो ईयर है 2022 है, और ये आपका 2023 है। क्लियर? तो ओपनिंग क्या कहलाएगा और क्लोजिंग क्या कहलाएगा? सपोज दैट ये हमारा ईयर चल रहा है, कुछ प्रोडक्ट माल ऐसे थे जो कि 50,000 रुपीज के थे, है ना, वो बिना बिके रह गए माल बिजनेस में। तो चूंकि हमारा साल खत्म हो गया, हमारा जो पीरियड है वो खत्म हो गया, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो खत्म हो चुका है। तो जब खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, अंत में बचा है ये, इट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? अब जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा 1 अप्रैल
2023 to 31 मार्च 2024, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर होगा। अब ये जिस साल के लिए क्लोजिंग था, जो भी माल इस साल का क्लोजिंग होगा, आने अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, चूंकि ये आज के लिए क्लोजिंग था, समझ रहे हो, इस साल के लिए 31 मार्च 2023 के लिए जो प्रोडक्ट क्लोजिंग था, जो गुड्स क्लोजिंग थे, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट पीरियड के लिए, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए वो क्या कहलाएंगे, वही वाला क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग बन जाएगा। अब मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। सो सपोज दैट आपके घर में कोई फंक्शंस हो रहे थे, ठीक है, आपने खूब सारी ज्वेलरीज खरीदी, इयररिंग बहुत सारे खरीदे, जो भी गर्ल्स है उनके लिए, बॉयज है उनके लिए मैं टी शर्ट काउंट कर लेती हूँ, ठीक है, या फिर वॉच काउंट कर लेती हूँ, आपने खरीदे 3-4 का सेट खरीद लिया आप लोगों ने, बट उस वाले फंक्शन में आपके 1 से 2 इयररिंग यूज ही नहीं हुआ, या फिर आपके 1-2 रिस्ट वॉच यूज नहीं हुए, तो आप क्या करते हो भाई, इस साल का तो वो क्लोजिंग हो गया, बट आप सोचते चलो दैट्स ओके, जो नेक्स्ट वाला फंक्शन होने वाला है ना, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला, उसमें ये चीज मैं पहन लूंगी। तो चूंकि ये इस साल के लिए तो था कि चलो इट्स ओके, ये तो इस बार के लिए अंतिम था, बट नेक्स्ट वाले फंक्शन में जब आप उसे पहनते तो अगले साल के लिए वो नया कहलाता, क्योंकि उससे आपने पहले कभी पहना नहीं था, आपने उस वॉच को, उस इयररिंग को पहले कभी नहीं पहना था, दैट्स व्हाई वो अगले फंक्शन के लिए वो उसके लिए न्यू काउंट होगा, न्यू कहलाएगा, समझ रहे हो। तो वही कहता है कि इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, समझ रहे हो। तो स्टॉक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ तक क्लियर है? देखो इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, चलो इसे मैं रिमूव भी कर देती हूँ। जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो फॉर्म कौन कौन से होते हैं, इसे मैं एक बार लिख के देती हूँ। देखो फॉर्म कौन कौन सा है, फर्स्ट है आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। दूसरा है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। इसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पार्टली फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। थर्ड वन इज दैट, थर्ड जो इसका फॉर्म है वो है फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अब यहां से चीजें शुरू होती है कि भाई यहां से आपको समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई ये सब चीजें होती है, थोड़ी सी शायद थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैंड राइटिंग मेरी हो गई है, बट इस मैनेज। देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे स्टॉक्स हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, जिसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो दो तरीके के बिजनेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस एंड सेकंड होता है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस कौन होता है, जो कि चीजों को प्रोड्यूस कर कर बेचता है, और दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस कौन होता है, जो कि डायरेक्टली जहाँ प्रोडक्शंस होते हैं वहां से डायरेक्टली चीजों को खरीदता है और वो उसकी क्या करता है, थोक में, होलसेल में सेलिंग करता है। 2 तरीके के बिजनेस हो गए। तो जो कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस हो गए, जो कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस होते हैं, जो कि चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें भी कुछ माल खरीदने होते हैं, और जो माल खरीदने होते हैं ना वो कहलाता है हमारा रॉ मटेरियल। सपोज दैट कोई कपड़े का फैक्ट्री है, ठीक है, तो उसे कपड़े को प्रोडक्शन करने के लिए कपास खरीदने होंगे, धागा, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगे, लेसेस, जो भी उसके रॉ मटेरियल होंगे वो सारी चीजें खरीदनी होंगी, समझ लो। तो दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड था हमारा, क्या था, ये वाला, ठीक है, इसके एंड में रॉ मटेरियल खरीदे गए, बट उससे उसका प्रोडक्शन में यूज ही ना हुआ, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ, और वो रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल रह गया और हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। दैट मीन्स क्या, कपास और आपके धागा हो गए,
फिर क्या कहते हैं लेसेस हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें खरीदी गई बट उसका यूज हुआ ही नहीं इस साल, और वो वैसा का वैसा ही धरा रह गया और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये भी तो हमारे स्टॉक में आ जाएगा, ये भी तो हमारे स्टॉक ही क्या कहना है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, समझ रहे हो। सेकंड क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब हो गया, आप लोगों ने वर्क इन प्रोग्रेस, आप रोड में कई बार आप लोगों ने बोर्ड पे देखा होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग साइट चल रही होती है या फिर रोड बन रहे होते हैं, वहां पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा होता है। दैट मीन्स कि आप कार्य प्रगति पे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट क्या है, कंटिन्यूटी में है। इसे कहते हैं पार्टली फिनिश्ड गुड्स, अभी अंशतः हुआ, आधा आधा ही कंप्लीट हुआ है। कई बार आपकी मम्मी सब्जी बना रही होती है, ठीक है, अब उस मम्मा भूख लगी है, खाना बन गया क्या, तो आपकी मम्मी क्या बोलती है कि भाई बनने को ही बन जाएगा, बस कंप्लीट होने वाला है। तो इट इज कॉल्ड पार्टली फिनिश्ड वेजिटेबल्स, कुछ भी कह सकते हो, पार्टली फिनिश्ड भाजी या पार्टली फिनिश्ड सब्जी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या है, वो ना कच्चा, ना कंप्लीटली रॉ मटेरियल है, ना ये परफेक्टली कंप्लीटेड फिनिश्ड हुआ है, ये भी बीच बीच में अटका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉटन थे, जो भी थ्रेड्स थे और जो भी क्या थे लेसेस थे कपड़े की फैक्ट्री में, उसे उसका प्रोसेस चालू हो गया बट वो कंप्लीट हो नहीं पाया और हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। तो वैसे चीजें जो आधी अधूरी में अटक गई हो वो भी हमारा स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक कहलाता है। इट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस और पार्टली फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। थर्ड वन इज दैट फिनिश्ड गुड्स, दैट मीन्स क्या, प्रोडक्शन हुए, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, हमारा सारा प्रोसेस भी खत्म हो गया, इसमें अब कोई प्रोसेस आगे होना बाकी नहीं रहा इसकी तरह, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे प्रोसेस अभी होने बाकी है, समझ लो सेकंड वाले, बट इसमें कंप्लीटली ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, अब ये रेडी टू मेड है, आप जब चाहो उसे बेच सकते हो। बट हम बेचना ही चाह रहे थे कि हमारा ये वाला कट सामने आ गया, तो जैसे ही सामने आ गया हम जाके स्टॉप लगा दिया, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, हमने बोला नहीं भाई हमें दूसरे टेरिटरी में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि हमें पंगे नहीं लेने, समझ रहे हो। अकाउंट होते हैं इसलिए ताकि आप नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस या फिर एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल लॉस को कैलकुलेट कर सको। अगर आपने दूसरे टेरिटरी में कदम रखा, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाने का सोचा भी कि चलो भाई दैट्स ओके, अगले साल सॉरी एक दिन में क्या जाता है, मैं बेच देता हूँ और इसे मैं नहीं दिखाता हूँ कि फिनिश गुड्स बचा ही नहीं, तो वहां पे आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ रहे हो। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि रेडी टू मेड थे अब बेचे जा सकते हैं, बट हमारा अकाउंटिंग पीरियड, हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसे स्टॉक ही मानेंगे और वो स्टॉक हमारा फिनिश गुड्स का कहलाएगा। समझ में आगे चलिए कौन कौन सी चीजें होती है इसकी, कौन कौन से फॉर्म है, 3 टाइप के फॉर्म है इसके, रॉ मटेरियल, पार्टली फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स। हाँ तो ये क्लियर है। वन मोर थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। देखो दो चीजें अब यहाँ पे देखना है, किसे इंक्लूड करें और किसे इंक्लूड ना करें, समझ लो। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसे हमें इंक्लूड करने होते हैं स्टॉक में, सॉरी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्टॉक में इंक्लूड करने होते हैं, और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्टॉक में इंक्लूड नहीं करने होते हैं। अब ये क्या होता है, सपोज दैट कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि एडवांस पेमेंट होता है, एडवांस पेमेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट है वो बाद में डिलीवर किया जाता है। तो इस बिजनेस में जो हमारी फैक्ट्री थी, जो हमारी कपड़े का जो बिजनेस था, ठीक है, जहाँ कपड़े का प्रोडक्शन होता है वहां पे कुछ एडवांस पेमेंट हो गई, भाई मुझे इतने बंडल कपड़े चाहिए, ठीक है, उसकी पेमेंट हो गई, बट वो भिजवाया नहीं गया है, ठीक है। तो जो भिजवाया नहीं गया और हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, तो क्या आप उसे इंक्लूड करोगे स्टॉक में? बिल्कुल नहीं, उसे स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि हमने उसकी सेलिंग ऑलरेडी कर दी, हमें उसका पेमेंट भी मिल गया, बट वो गया नहीं, वो डिलीवर हो जाएगा, समझ रहे हो। जब उसका पेपर वर्क कंप्लीट है, पेमेंट हो गए, सेलिंग हो गई, सारी चीजें कंप्लीटेड है, डजंट मैटर वो भी डिलीवर नहीं हुआ है, बट वो स्टॉक में काउंट नहीं होगा, वो सेलिंग में जाकर काउंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि सपोज दैट मैंने क्या बोला कि जो रॉ मटेरियल है उसे परचेज किए जाते हैं, क्यों? ताकि प्रोडक्शन का काम हो सके। तो सपोज दैट कि रॉ मटेरियल परचेज किए गए, क्या किए गए? परचेजिंग रॉ मटेरियल की।
परचेजिंग हुई, करेक्ट। बट इसे परचेज बुक में, जो हमारा परचेज बुक होता है ना, बुक में हमने इसे लिखा ही नहीं, या तो जो हमारा कैश बुक है हमने इसमें लिखा ही नहीं। देखो ये वाली चीजें क्या है ना, जो चीजें कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा है जिस चीज को हम कैश बुक में लिखते हैं गुड्स का, और अगर क्रेडिट में हो रहा है तो हम उसे परचेज में या फिर सेल्स अकाउंट में लिखते हैं या फिर सेल्स बुक में लिखते हैं, है ना। तो अगर हमने परचेजिंग की बट हमने उसकी एंट्री ही नहीं की है अभी तक, सपोज समझो इस चीज को, सपोज करो कि सपोज दैट कि आपके घर इनविटेशन आया, शादी की इनविटेशन आई, ठीक है, और जिसने इनविटेशन दिया ना वो आपके पेरेंट्स को कुछ बोला नहीं, आपको कार्ड थमाया और आपको बोला कि भाई इस डेट को शादी, आप पूरी फैमिली को आना है, तो क्या आप और आपकी फैमिली जाएंगी वहां पे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जो घर के कौन थे, हेड ऑफ द फैमिली थे आपके, जो घर के आपके पेरेंट्स, उन्हें कुछ बोला ही नहीं गया, तो आप जाओगे ही नहीं। सेम थिंग, अगर चीजें परचेज की गई बट उसकी रिकॉर्डिंग जो थी, रिकॉर्डिंग वो नहीं हुई, तो आप उसे स्टॉक मानोगे ही नहीं, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग होती है फिर हम जाकर उसे स्टॉक मानते हैं। पहले इनविटेशन देना होता है प्रॉपर्ली बकायदा, जिस तरीके से इनवाइट किए जाते उस तरह से पहले इनवाइट किया जाता, फिर हम अटेंड करते हैं पार्टी या शादी। समझ रहे हो ना इस चीज को। एक सेकंड थिंग कि ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं, ऐसे भी कुछ एक्टिविटी है जहाँ पे स्टॉक के अंदर हम काउंट करते हैं उसे। सपोज दैट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रिटर्न ऑन सेल के बेसिस पे बेचे जाते हैं। किस बेसिस पे? रिटर्न ऑन सेल। ये क्या होता है भाई? अब देखो ये क्या होता है ना, आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा कि, या फिर आप खुद भी परचेज करने जाते हो तो दुकान वाला कहता है भाई ये नया प्रोडक्ट आया है, आप इसे ले जाओ, आपको अच्छा लगेगा, तो आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो वो क्या कहता है आप इसे ले जाओ, ठीक है, आप यूज करना, अगर पसंद ना आए तो आप इसे वापस कर देना, बोलता है ना दुकान वाला। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इस बिजनेस में कुछ साड़ीज ऐसी थी, कुछ कपड़े ऐसे थे जिसे बेचे गए इस कंडीशन के साथ कि अगर सामने वाले बंदे, अगर आपको पसंद नहीं आया, आपके कपड़े नहीं बिके, तो आप मुझे वापस कर देना। तो जब इस कंडीशन के साथ सेलिंग की जा रही है ना, भले इसका पेमेंट हो गया हो, तो जितने भी अमाउंट की सेलिंग हुई होगी, वो सारा अमाउंट, वो टोटल अमाउंट आपका कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है, क्योंकि हमने बेचा है इसी कंडीशन के साथ कि वो कभी भी वापस आ सकता है। अगर वो नहीं आता तो ये मेरा लक है, लेकिन अगर वो वापस आ गया तो हमें उसे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही मानकर चलना होगा। दूसरा क्या है कि बिजनेस ने अपने एजेंट को अपना प्रोडक्ट दिया कि भाई आप इसे बेचो, दुकान डिलीवर करो, ठीक है, हमने दिया उसे प्रोडक्ट कितने का? सपोज दैट मैं लिख देती हूँ 1 लाख रुपए का, है ना, बट हमारा काउंटिंग पीरियड आ गया, कंप्लीट हो गया हमारा काउंटिंग ईयर, जो 31 मार्च थे वो आ चुके हैं, है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वो माल वो डिलीवर ही नहीं कर पाता है, तो भले वो एजेंट के पास है, भले वो हमारी फैक्ट्री में नहीं है, बट वो बिजनेस का स्टॉक ही कहलाएगा। समझ में आ गई चीजें कि स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है। वन मोर थिंग, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी आपको पता है? 2 चीजें याद रखना। द फर्स्ट वन इज दैट, द फर्स्ट एक होता है आपका देखो रियलाइजेबल वैल्यू एंड कॉस्ट प्राइस। 2 चीजें होती है किसी भी चीज की, एक होती है कॉस्ट प्राइस जो कि उसका लागत रहा होगा, एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि अभी अगर मार्केट में उसे बेचना चाहूँ तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, कितनी उसकी वसूली होगी। सपोज करो इस मार्कर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज की है, और अगर मार्केट में बेचना चाहूँ तो हो सकता है मुझे 12 रुपए मिले, इसके हो सकता है 8 रुपए में मिले, समझ रहे हो। और हमारा 31 मार्च कंप्लीट हो चुका है और एक मार्कर हमारे पास बच चुका है। तो अब हमें देखना है कि भाई पहले देखना हमारा रियलाइजेबल वैल्यू कितना, मार्केट प्राइस कितनी है इसकी, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है। इन दोनों में से जो लेस होगा
जो कम होगा ना उसकी वैल्यू यहाँ पे काउंट करनी है आपको, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो करनी है। क्यों ऐसा किया जाता है मैम? तो यहाँ इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि बिजनेस का जो पर्पस होता है ना वो क्या करती है, बिजनेस का जो टारगेट होता है कि अगर कोई लॉस होने वाले हैं तो उसे अभी से पकड़ के चलो, उसकी प्लानिंग अभी से करके चलो, उसके लिए अभी माइंड मेकअप लेके चलो। इसलिए मैं बताऊंगी जब आपके कॉन्सेप्ट आएंगे और ये क्या प्रिंसिपल से पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे बिल्कुल भी अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, उसे उस वक्त की सिचुएशन पे छोड़ देना है। जब प्रॉफिट होगा तब हम उसे मानेंगे कि हाँ प्रॉफिट हुआ। बट अगर हमारा लॉस होने वाला तो उसे उसके लिए हम आज से अलर्ट हो जाएंगे, आज से हम उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। भाई अगर हमें लॉस होगा तो हमें क्या क्या करना होगा, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी होगी, किस तरीके से हमें सेविंग करनी होगी, है ना। सपोज दैट LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंश्योरेंसेज है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि फ्यूचर में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो इसलिए हम पहले उसकी प्री प्लानिंग करने लगते हैं ना। बट अगर आपसे बोल दिया है कि भाई आप तो इस बार टॉप करने वाले हो, आप इस बार टॉप करोगे, तो क्या आप अपनी पढ़ाई आज से छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना, वही वाली चीज है यहाँ पे। तो बिजनेस का ये टारगेट है, इसलिए वो क्या करती है जो वैल्यू कम होता है उसे शो करती है, कहाँ पे, अकाउंट में। तो अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा हो, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करो एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।